नमस्कार, मैं हूं चौहान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालती है नजर आज के मुख्य समाचारों पर। गेहूं खरीद में एफसीआई पर आनाकानी करने का आरोप, भारतीय किसान यूनियन दी आंदोलन की चेतावनी। आवास योजना में दिव्यांगों को मिलेगी प्राथमिकता, बोले पारिक। भाजपा जिला कार्यालय में पत्रकार वार्ता आयोजित। लोकसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करने का ऐलान, मांगों को मैनिफेस्टो में नहीं रखने और मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए वक्तव्य के विरुद्ध स्वरूप की घोषणा। विद्यार्थियों ने माता पिता के नाम लिखी वोट पाती। स्वीप गतिविधियों के तहत राजकीय निजी विद्यालयों में हुआ कार्यक्रम। एसपी ने पढ़कर सुनाया महानिदेशक का संदेश। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह आयोजित। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा चुनाव 2024 के तहत जिले में 19 अप्रैल को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। जिले की 3 विधानसभा संगरिया, हनुमानगढ़ और पीलीबंगा का लोकसभा क्षेत्र श्रीगंगानगर है। वहीं विधानसभा नोहर और भादरा का लोकसभा क्षेत्र चूरू है। जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर कानाराम ने प्रेस वार्ता कर स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के साथ साथ अधिक से अधिक मतदान के लिए आमजन से अपील की। बताया गया कि कुल 14,10,923 मतदाता हैं। वहीं चुनाव के मद्देनजर 16 चेक पोस्ट पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। 21 करोड़ से अधिक मूल्यों की जब्तियां की जा चुकी हैं। हनुमानगढ़ मतलब जिला कलेक्टर साहब की प्रेरणा से इको फ्रेंडली जो अपने बनेंगे एनवायरमेंट फ्रेंडली बूथ, ग्रीन बूथ, उसके ऊपर हम पेपर बैग में इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट का पैकेट है और एक सब्जी का बीज का पैकेट है, वो हम विस्तृत करेंगे। ये जिले का नवाचार है जो हमने इको फ्रेंडली उसमें किया है। जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट है उसमें होम वोटिंग हमारे जिले में आज लास्ट दिन है। अब तक 2020 जो हमारे होम वोटिंग के टोटल कैंडिडेट्स थे उसमें से 19 जो डेथ हो गई और 39 के आसपास ऑप्शन है, उनको छोड़ के सभी वोटर्स की होम वोटिंग हम लोग करा चुके हैं। सरकारी कर्मचारी, पुलिस ऑफिसर, पुलिस कर्मी जो मतदान ड्यूटी पे रहेंगे, उन सबका जो पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने की जो प्रक्रिया है वो सर्टिफिकेशन सेंटर के माध्यम से संपन्न कराई जा रही है। कल तक सभी ARO लेवल पे जो है वो सर्टिफिकेशन सेंटर चलेंगे जिससे वो डाल सकेंगे और 17 और 18 तारीख को जो हमारे डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट सेंटर हैं वहाँ पर भी जो है उनके वोट डालने की प्रक्रिया रहेगी। 18 तारीख तक सभी तरह के जो पोस्टल बैलेट हैं उनके माध्यम से जो है वोटिंग की कार्यवाही की जाएगी। इस बार दिव्यांग मतदाताओं को लेकर विशेष तौर पर जो होम वोटिंग नहीं कर पाए हैं लेकिन वो चलने फिरने में असक्षम है, ऐसे सभी दिव्यांग मतदाताओं की मैपिंग की जा चुकी है और मैपिंग के बाद उनका रूट चार्ट तय किया जा चुका है और उसी रूट चार्ट के अनुसार सभी विधानसभाओं में हमने व्हीकल की व्यवस्था की। पूरे जिले में लगभग 92 व्हीकल होंगे जो ऐसे मतदाता को चलने फिरने में असक्षम है, उनको वाहन के माध्यम से मतदान केंद्र से लाकर वोटिंग कराकर फिर उनको वापस गंतव्य घर तक छोड़ा जाएगा। ऐसे टोटल जो हमारे 11,000 वोटर्स हैं उसमें से 4,000 वोटर ऐसे आइडेंटिफाई हुए हैं जिनको इस तरह के व्हीकल्स वगैरह की जरूरत रहेगी। बाकी लोग हैं वो चलने फिरने में। इसी तरह से इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन के अनुसार जिले में स्पेशल बूथ बनाए गए हैं जिसमें हर विधानसभा में 8 महिला बूथ, 8 यूथ बूथ, 1 दिव्यांग बूथ, 1 हरित बूथ, 1 मॉडल बूथ और 1 यूनिक बूथ। इन स्पेशल बूथों पे जो है विशेष तरह की सजावट, विशेष तरह का कलर कोड किया गया है और इन पर सामान्य बूथों की तुलना में आवश्यक सुविधाएं, प्रचार प्रसार ज्यादा रहेगा। इस पर प्रॉपर एक थीम के साथ प्रचार प्रसार की गतिविधि रहेगी। इन सभी बूथों पर जैसे महिला जो बूथ है उसमें सभी पोलिंग पार्टी मेंबर महिलाएं होंगी। इसी तरीके से जो दिव्यांग बूथ है उन पर सभी पोलिंग पार्टी के मेंबर जो है दिव्यांग होंगे। जो हरित बूथ है उन पर विशेष फोकस रहेगा कि वहाँ पर पर्यावरण के अनुकूल जो है वो सभी तरह की व्यवस्था हो, कम से कम जो है वो कचरा हो, कम से कम कार्बन फुटप्रिंट का वहाँ पे यूज। इन सभी बूथों पर हमने 2 वॉलंटियर्स लगाए हैं जो जितने भी मतदाता वहाँ पे आएंगे विशेष तौर पर दिव्यांग और जो हमारे वरिष्ठ मतदाता हैं उनको फैसिलिटेट करके वहाँ पर जो है वोटिंग कराई जाएगी। साथ ही हमने जो मॉर्निंग का टाइम है 7 से 10 का जो टाइम है उस समय वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा हो, लोगों को सुविधा हो, इसको देखते हुए कई तरह के प्रयास किए गए हैं ताकि लोगों को मोटिवेट किया जाए वो जल्दी आकर वोट करें। उस कड़ी में सभी बूथों पर जो पहले 5 मतदाता आएंगे
उनसे उस बूथ पे पौधारोपण की गतिविधि कराई जाएगी। ऐसे मतदान केंद्र जहाँ पर पिछली लोकसभा में कम मतदान रहा 5%, उन पर जो भी पहले 25 मतदाता आएंगे उन सबको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जहाँ पहले वोटिंग परसेंटेज अच्छा रहा है वहाँ पे भी प्रथम 20 मतदाताओं को जो है वो सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मानित किया जाएगा। चुनाव से पहले कुछ चीज़ें हैं जो चुनाव आयोग मॉनिटर करता है, उसके संबंध में सीजर सबसे प्रथम चीज़ है। करीब 22 करोड़ के आसपास हमारा सीजर जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, जो पिछली विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव दोनों से ही अधिक है। इसके साथ साथ कुछ और मेजर्स हैं जिनके थ्रू इंश्योर किया जाता है कि जो चुनाव प्रक्रिया है वो संपूर्ण रूप से फ्री और फेयर रहे। इसमें जो NBW है, नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं, वो करीब 35% डिस्पोज किए हैं, जो कि राज्य में टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स में है। हमने प्रयास किया है ऐसे लोगों को मैक्सिमम बिहाइंड द बार्स रहें। इसके साथ साथ जो अवैध हथियार हैं उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई है और करीब 50 से अधिक इसमें अवैध हथियार एक महीने के अंदर और 250 के आसपास कारतूस जो है जब्त किए गए। क्योंकि 72 आवर्स की जो टाइमलाइन है वो स्टार्ट हो गई है, उसको देखते हुए कुछ चीज़ें हैं जो आज से इन्फोर्स हो जाएंगी। आपके जो बॉर्डर्स हैं वो सारे सील हो जाएंगे। इसमें जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं उनसे भी सहयोग लिया जा रहा है, उनके SPs के साथ भी हमारे द्वारा संपर्क साधा गया है और वहाँ नाके स्थापित किए गए हैं। कुल हमारे 28 नाके हैं जो अभी मैंड हैं, उनके साथ 40 और ऐसे कच्चे पक्के रास्ते हैं जिनके ऊपर आज से जो पुलिस फोर्स है वो अवेलेबल रहेगी। साथ ही जैसा कलेक्टर साहब ने बताया कि 48 घंटे के बाद साइलेंस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। उसमें किसी भी तरह के जो कन्वेंसिंग है, बेसिकली कोई भी प्रोग्राम है, उसके ऊपर रोक रहेगी और कोई भी लाउड स्पीकर या उस तरह का इस्तेमाल नहीं किया जाना दिया जाएगा। साथ ही जो बाहर से लोग हैं, जो विधानसभा क्षेत्र के वोटर्स नहीं हैं, उनको भी यहाँ से बाहर जाने के लिए नोटिस दिया जाएगा। इस संबंध में होटल्स मालिक जो हैं, धर्मशाला जो है, उनको संबंध में भी चेकिंग की जाएगी और उनके साथ मीटिंग्स भी की जा रही हैं। साथ ही जो चुनाव का दिन रहेगा उस दिन करीब 4000 से अधिक का जो पुलिस प्रबंध है वो इसके लिए नियोजित किया गया है। जो सारे बूथ्स हैं उनमें उनकी मैपिंग की गई है क्रिटिकल और वल्नरेबल के आधार पे। वहाँ पर CAPF कंपोनेंट और साथ में पुलिस दल दोनों ही नियोजित किए गए हैं। जिले में 19 अप्रैल को 100% मतदान के संकल्प को लेकर की गई बड़ी पहल के तहत मंगलवार को एक दिन और एक समय पर हजारों स्कूली बच्चों ने एक पाती माता पिता के नाम लिखी। स्वीप गतिविधियों के तहत हनुमानगढ़ जिले की सभी राजकीय और निजी विद्यालयों में आयोजित वोट पाती कार्यक्रम में कक्षा 5 से 12 के हजारों विद्यार्थी शामिल हुए। विद्यार्थियों ने माता पिता के नाम मतदान जागरूकता का संदेश लिखा। वोट पार्टी की 3 स्तर पर प्रतियोगिता हुई। इसमें सब जूनियर वर्ग में कक्षा 5 से 8, जूनियर वर्ग में कक्षा 9 से 10 और सीनियर वर्ग में कक्षा 11 और 12वीं के राजकीय और निजी विद्यालयों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लिया। विद्यालयों में प्रधानाचार्य की देखरेख में प्रतियोगिताएं हुई। इनमें तीनों वर्ग में प्रथम 3 वोट पाती विद्यालय स्तर पर पुरस्कृत की जाएंगी। इसके बाद पुरस्कृत पातियों को ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी को उसी दिन भेजी जाएंगी। यहाँ भी तीनों वर्ग में प्रथम 3 वोट पातियों का चयन कर उन्हें ब्लॉक स्तरीय पुरस्कार दिए जाएंगे। यहाँ पुरस्कृत पातियां जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जाएंगी, जहाँ जिला स्तर पर भी इसी क्रम में 3-3 वोट पाते का चयन कर पुरस्कृत किया जाएगा। जिला स्तरीय चयन के लिए समिति गठित की गई है। प्रतियोगिता के बाद सभी विद्यार्थियों ने अपनी अपनी वोट पाती अपने परिजनों और नजदीकी रहवासियों को पढ़कर सुनाई। मतदान के महत्व और मतदान केंद्रों की प्रक्रिया तथा व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया। उधर जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम वोट पाती कार्यक्रम का जायजा लेने जंक्शन के नेशनल पब्लिक स्कूल पहुंचे। विद्यार्थियों ने अपनी अपनी वोट पाती जिला निर्वाचन अधिकारी को पढ़कर सुनाई। इस दौरान विद्यालय का स्टाफ मौजूद रहा। गौरतलब है कि जिला निर्वाचन अधिकारी कानाराम की पहल पर इवेंट को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में दर्ज करवाने के लिए आवेदन किया गया है। Vote is coming, so please go for give vote, give the vote. If you don't give the vote, how to choose your candidate? So I request to you for give vote. Thank you. लोकसभा चुनाव का आयोजन हो रहा है। आप हमारे जिले हनुमानगढ़ में 19 अप्रैल 2024 को वोटिंग है। उस दिन अपना अमूल्य वोट देकर देश के प्रति अपने योगदान दें। इसे छुट्टी का दिन ना समझकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। वोट देकर इस आयोजन को सफल बनाएं। Radhika, so today I thank all of you to give us this opportunity. This is very big opportunity for us, and 19 April is very important day for whole India, because as we know कि India is a democratic country in which the leaders are chosen by the people. So on the 19th April we all will gather to vote for our best leader, and
who will choose the next policies, who will make our country developed, and a lot of things. So I thanks everyone, and it's very important day. So please vote your representative. जैसे आज भी हमारे जितने भी सरकारी और निजी विद्यालय हैं वहाँ पर विद्यार्थियों के माध्यम से अपने माता पिता के नाम वोट पाती लिखवाई गई है और वो विद्यार्थी अपने घर जाकर अपने पेरेंट्स को पत्र सौंपेंगे, वो पढ़ के सुनाएंगे, उन्हें अपील करेंगे कि 19 तारीख को जो है वो वोट डालने जरूर जाएंगे। इसी के साथ साथ हर बूथ लेवल पर कुछ बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए गए हैं और उन ग्रुप के माध्यम से टोल डे के दिन विशेष तौर पर जहाँ लोग कम निकलते हैं, लोग निकल के नहीं आते हैं, उनके माध्यम से उन मोहल्लों के अंदर भेज के उन लोगों को अगेन गाइड किया जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह का आयोजन मंगलवार को जिला मुख्यालय स्थित पुलिस लाइन परिसर में किया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्यारेलाल मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महिला प्रकोष्ठ नीलम चौधरी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक त्वरित अनुसंधान प्रकोष्ठ सुधा पालावत, वृत्ताधिकारी राहुल यादव, साइबर पुलिस थाना के पुलिस उप अधीक्षक अरुण कुमार सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान की ओर से महानिदेशक पुलिस राजस्थान का संदेश पढ़कर सुनाया गया। मौजूद सभी कार्मिकों को लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण संपन्न करवाने व अपने कर्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया गया। राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस समारोह में पुलिस लाइन के संचित निरीक्षक अनिल कुमार, पुलिस निरीक्षक इंद्रचंद मीणा, रणवीर सिंह, जंक्शन थाना प्रभारी सतपाल बिश्नोई, टाउन थाना प्रभारी रामचंद्र कसवा, महिला थाना प्रभारी कविता पुनिया, सदर प्रभारी एसआई लाल बहादुर चंद्र, पुलिस लाइन ऑफिसर चंद्रकला, यातायात प्रभारी राजेंद्र कुमार, एसआई संतोष सहित जिला पुलिस के विभिन्न कार्यालयों, थानों और पुलिस लाइन में पदस्थापित कार्यरत पुलिस जवान मौजूद रहे। 75वीं वर्षगांठ की बधाई देता हूँ। स्वतंत्रता के समय राजस्थान की विभिन्न रियासतों ठिकानों में पुलिस की विविधतापूर्ण व्यवस्था थी। 16 अप्रैल 1949 को पुलिस एकीकरण अध्यादेश के द्वारा राजस्थान की पूर्ववर्ती रियासतों के सभी पुलिस बलों को एक पुलिस बल के रूप में एकीकृत कर राजस्थान पुलिस का नाम। देखिए, आज 16 अप्रैल को राजस्थान पुलिस दिवस मनाया जाता है। आज चूंकि अभी आगे लोकसभा चुनाव है, उसको देखते हुए आचार संहिता लागू है, इसीलिए पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश थे कि संक्षिप्त में इस बार जो है औपचारिक रूप से ही जो राजस्थान पुलिस दिवस से मनाया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य जो विभिन्न रियासतों की जो पुलिस थी उसका एकीकरण जो हुआ, जिसके बाद से सारी परंपराओं को निभाते हुए राजस्थान पुलिस आज सजग और सचेत होकर अपने कार्यों का निर्वहन कर रही है। कानून व्यवस्था पे जो है पूरा काबू किया हुआ है और अपराध पर नियंत्रण किया हुआ है। उसके लिए जो संगठित एक हमारा एक प्रयास है वो उसको याद करते हैं और हमें प्रेरित करता है कि हमारा हर एक जवान नागरिकों की सेवा के लिए कटिबद्ध रहे। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने गेहूं की सरकारी खरीद में एफसीआई पर आनाकानी करने का आरोप लगाया है। इन आरोपों सहित गेहूं व सरसों की सरकारी खरीद में पैदा हो रही समस्या के समाधान की मांग को लेकर यूनियन सदस्यों ने मंगलवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। यूनियन जिला अध्यक्ष रेशम सिंह माणुका ने आरोप लगाया कि गेहूं की सरकारी खरीद करने में एफसीआई की ओर से आनाकानी की जा रही है। एफसीआई अधिकारियों का मानना है कि गेहूं के कुछ दाने काले हैं। क्षेत्र में यह समस्या हर बार आती है, लेकिन खरीद सुचारू रूप से चलती रहती है। इस बार एफसीआई गेहूं की खरीद नहीं कर रही। इस वजह से किसान अपनी फसल को औने पौने दामों पर बाजार में बेचने को मजबूर हो रहा है। इससे किसान को काफी आर्थिक नुकसान भी हो रहा है। रेशम सिंह माणुका ने बताया कि सरसों की खरीद में 25 क्विंटल प्रति खाता खरीद किया जाना किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। हर वर्ष 40 क्विंटल प्रति खाता की खरीद की जाती थी, लेकिन इस बार खरीद प्रति खाता कम कर दी गई है, जो कि मात्र 25 क्विंटल है। इससे किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है, क्योंकि किसान को सरसों की शेष फसल राज्य से बाहर लेकर जाना बेचनी पड़ रही है। साथ ही सरसों की खरीद के समय ज्यादा खराब हो रही है। इससे मजबूरन किसान एमएसपी पर अपनी सरसों की फसल नहीं बेच पा रहा। इसके अलावा माणुका ने बताया कि अनाज मंडी में किसानों के लिए निर्मित शेड व्यापारियों की ओर से व्यक्तिगत रूप से उपयोग में लिए जा रहे हैं, लेकिन यह शेड किसानों की फसल को बारिश व मौसम की मार से बचाने के लिए बने हुए हैं। यूनियन सदस्यों ने तुरंत प्रभाव से इन तीनों समस्याओं का समाधान करवाने की मांग की है। साथ ही चेताया कि अगर ये समस्याएं दूर नहीं की जाती तो किसानों को मजबूरन आंदोलन की राह अपनानी पड़ेगी।
गेहूं की खरीद को लेकर जो FCI है उसके द्वारा आनाकानी की जा रही है और बहाना निकाला जा रहा है कि गेहूं में काले दाने हैं, जो कि हमेशा हनुमानगढ़ में इससे भी ज़्यादा काले दाने रहते हैं। जैसे 2851 एक बीज है, उस वैरायटी में थोड़ी बहुत ही फंगस आ जाती है, लेकिन आनाकानी करना ये लग रहा है कि सरकार का इरादा नहीं है खरीदने का, क्योंकि 125 रुपये बॉन्ड्स है वो मुकरना चाहते हैं। और मुकरा कैसे जाएगा? एक ही तरीका है उसका कि हमें खरीदनी ही नहीं है गेहूं। तो किसान परेशान हो रहा है हनुमानगढ़ का, औने पौने दामों पे उसको गेहूं बेचनी पड़ रही है, जो कि बहुत ही एक बड़ा किसान का आर्थिक नुकसान हो रहा है। साथ ही सरसों, जो कि हर बार 40 क्विंटल प्रति खाता बिकती है, लेकिन इस बार 25 क्विंटल ही खरीदी जा रही है। शेष जो उसकी सरसों किसान की बच जाती है वो भी उसको कहीं इधर उधर ले जाकर औने पौने दामों पे बेचनी पड़ रही है। साथ ही जो किसान के लिए मंडी में शेड बने हुए हैं, ऊपर से मौसम खराब है, पिछले दिनों में मौसम बहुत ज्यादा खराब था, तो किसानों को खाली शेड भी नहीं मिल रहे हैं। मांगों को मैनिफेस्टो में नहीं रखने और मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए वक्तव्य के विरोध स्वरूप सामाजिक समरसता न्याय मंच ने लोकसभा चुनाव में भाजपा का विरोध करने का ऐलान किया है। इस संबंध में मंगलवार को जंक्शन स्थित प्रजापति धर्मशाला में हुई प्रेस वार्ता में मंच अध्यक्ष रामप्रताप भाट ने बताया कि जातीय जनगणना करवाने, रोहिणी आयोग व वर्मा आयोग की रिपोर्ट, सार्वजनिक कर लागू करने और ओबीसी आरक्षण का वर्गीकरण करने की 3 सूत्री मांगे मंच विभिन्न माध्यमों से पार्टियों तक पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा की ओर से एक तरफ तो मंच की मांगों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल नहीं किया गया। तो अति पिछड़ा वर्ग, मूल ओबीसी के हक और अधिकारों का जो विषय था उससे आप लोगों को अवगत करवाया। हमने 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास किया, 2019 में विश्वास किया, लेकिन इन लोगों ने हमें गुमराह करने के अलावा कुछ कहीं भी हमारे हक और अधिकारों की कोई चर्चा नहीं की। इसके अलावा हमें कुछ दिया नहीं। अभी पीछे विधानसभा चुनाव में आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय पीलीभंगा क्षेत्र में आते हैं, तो ये अपनी सभा के अंदर बोल करके ये कह के जाते हैं 1999 में हमारी पार्टी ने जाटों को आरक्षण देने की जो शुरुआत की थी या देने की घोषणा की थी, ये हमारी ओर से हुई है। जबकि राजस्थान में 52 जातियां जो कि मूल ओबीसी अति पिछड़ा वर्ग की थी, एक जाति के लिए आप ये बोल करके जा रहे हैं, बाकी 52 जातियों के लिए कहीं भी कोई चिंतन नहीं है। उसको देखते हुए इनको परिणाम अपने सामने आया। हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों के रिजल्ट जो है बीजेपी के विपरीत आया। अभी परसों तक संगठन विचार कर रहा था भाई कहीं ना कहीं इनके जो ऊपर आला कमान बैठे हैं विचार विमर्श करके जातिगत जनगणना आरक्षण जो ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे थे उसमें वर्गीकरण की कहीं बात करेंगे, या कहीं ना कहीं शिक्षा, आर्थिक या शैक्षणिक आधार पर जो भी इनकी व्यवस्था थी उसके साथ ये कहीं ना कहीं आरक्षण के विषय पर चर्चा करेंगे। इन्होंने मैनिफेस्टो में कुछ नहीं दिया। उसके बावजूद राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी 15 अप्रैल को भरतपुर की एक सभा के अंदर धौलपुर और भरतपुर के एक समाज के लिए आरक्षण की गारंटी देके आते हैं। हम उस गारंटी का विरोध करते हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर अति पिछड़ा वर्ग 1999 से लेकर के आज तक बार बार इन सभी पॉलिटिक्स क्षेत्र के लोगों के आगे गिड़गिड़ाया है। इन्होंने अपनी मांग रखी है। सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो विषय जो आरक्षण के जो वो थी जानकारी, सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं इन सक्षम जातियों को इस ओबीसी आरक्षण में शामिल न करने की जो सिफारिश की थी, उसको देखते हुए भरतपुर और धौलपुर को केंद्र की सूची से बाहर रखा था। और जो केंद्र की 27% जो आरक्षण इन्होंने स्थापित कर रखा है उसमें मात्र ये नहीं है ये सिफारिश खाली धौलपुर और भरतपुर की कर रहे हैं। ये जो है 27% के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 6 राज्यों को बाहर किया गया था, शायद ऐसा लग रहा है कि उसको भी ये शामिल करने के लिए ये अपना पुरजोर प्रयास कर रहे हैं। और सीएम साहब का जो ये वक्तव्य था वो निंदनीय है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं। और मंच की ओर से क्या पता हमने बार बार इनको अवगत करवाने के लिए जो विषय था
होर्डिंग लगाए, प्रेस वार्ता के सामने इनके साथ हमने संपर्क किया, वार्ता की। जो कि दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग जो मूल ओबीसी की श्रेणी में आते हैं, उनके हक और अधिकार पर एक कुठाराघात है और मूल ओबीसी इस बात को कभी सहन नहीं करेगी और उनके जो वक्तव्य है उसका घोर विरोध करती है और इसका खामियाजा आने वाले इस लोकसभा चुनाव के अंदर उनको भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो बात लिखी गई है वो मूल ओबीसी की जो 3 शर्तें थी वो लिखी गई है, इसलिए सामाजिक समरसता न्याय मंच का विचार है कि भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ये बात लिखी गई है, इसलिए ये मतदान है इस पार्टी के पक्ष में। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को लेकर हनुमानगढ़ के भाजपा जिला कार्यालय में आज प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र पारिक ने संकल्प पत्र को लेकर जानकारी दी और कहा कि 2024 में भाजपा सरकार बनने पर एक राष्ट्र एक चुनाव घोषणा को पूरा किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में दिव्यांगों को प्राथमिकता, मुद्रा लोन को 20 लाख रुपए तक बढ़ाने की और नारी, गरीब, युवा और किसानों को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाई जाएंगी। प्रेस वार्ता में जिलाध्यक्ष के अलावा अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से 2014 से लेकर आज तक जो कहा वो किया और जिस प्रकार से संकल्प को सिद्धि तक वो लेकर गए, ये लोकसभा चुनाव 2024 को भाजपा ने, हमारे सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा चुनाव 2024 का भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र घोषित किया है, उसके बारे में ही आज बात करने के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। मेरे साथ हमारे पार्टी के जिला महामंत्री भाई विकास गुप्ता जी हैं, पूर्व सभापति आदरणीय अमर सिंह राठौड़ जी हैं, पूर्व जिला उपाध्यक्ष श्री कृष्ण वर्मा जीतू जी भी हैं। संकल्प पत्र का जो पार्टी का उद्देश्य है, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र विकसित भारत के 4 मजबूत स्तंभ, जिसमें युवा, नारी, गरीब, किसान को सशक्त करता है, गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू करने के लिए संकल्पबद्ध है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक देने का हमारी पार्टी ने वायदा किया है और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज का वादा और जन औषधि केंद्रों का विस्तार होगा, ये भी हमारी पार्टी ने वायदा किया है। मुद्रा योजना के तहत अब लोन की जो राशि है उसकी लिमिट 20 लाख रुपए तक भी अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम करेंगे। गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। एक राष्ट्र एक चुनाव और एक सामान्य मतदाता सूची प्रणाली शुरू की जाएगी, यानी एक ही वोटर लिस्ट से पूरे देश भर में चुनाव होगी। दिव्यांगजनों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता और राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर आएंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है किसानों के लिए, जिससे हमारी मातृशक्ति को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा और किसानों को फायदा होगा। और अब तक 1 करोड़ माताओं बहनों को लखपति दीदी बनाया गया है। आने वाले समय में कुल 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर तक पहुंचाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया जाएगा। जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को प्रोत्साहित भी किया जाएगा और वन उपज स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूलों के निर्माण का लक्ष्य पूरा किया जाएगा। प्राकृतिक खेती, हमारा हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर जिला, हमारा श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र खेती किसानी से संबंधित है, तो प्राकृतिक खेती पर बल दिया जाएगा। धरती माँ की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती बहुत आवश्यक है और एक रिवोल्यूशनरी काम, एक क्रांतिकारी कदम हमारी सरकार करेगी और इसमें सफलता भी मिली है। नैनो यूरिया पर जोर दिया जा रहा है और दिया जाएगा। किसान समृद्धि केंद्रों का विकास किया जाएगा। सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे। 21वीं सदी के भारत की बुनियाद के लिए भारतीय जनता पार्टी
तीन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगी, जिसमें सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। वंदे भारत, जहां कभी मीटर गेज से ब्रॉड गेज तक की बात कांग्रेस के शासन में नहीं हो सकती थी, वहां पर आज वंदे भारत जैसी ट्रेन से और हमारे हनुमानगढ़ जंक्शन का रेलवे स्टेशन जैसे अमृत योजना में पहले से जुड़ी चुका है और देश के चारों कोनों में बुलेट ट्रेन चलाए जाएंगे और वंदे भारत के 3 मॉडल चलेंगे, वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। ईज ऑफ लिविंग की, विरासत भी विकास की, सुशासन की, स्वच्छ भारत की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की, खेल के विकास की, सभी क्षेत्रों के समग्र विकास की, तकनीक और नवाचार के लिए, पर्यावरण अनुकूल भारत के लिए मोदी की गारंटी, भाजपा का संकल्प, मोदी की गारंटी। टाउन शहर से 7 किलोमीटर दूर गांव अमरपुरा थेड़ी के नजदीक स्थित ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में चैत्र नवरात्र के उपलक्ष्य में चल रहे 9 दिवसीय मेले में मंगलवार को अष्टमी के दिन मुख्य मेला भरा। राजस्थान सहित दूर दराज के क्षेत्र के श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर माथा टेका और सुख समृद्धि की कामना की। सुबह से ही मेला स्थल पर श्रद्धालुओं की भीड़ नजर आई। भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को माथा टेकने के लिए लाइन में घंटों खड़े रहकर इंतजार करना पड़ा। मौके पर तैनात पुलिस जवानों को व्यवस्था में कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। बच्चों व महिलाओं ने मेला स्थल पर लगी अस्थायी दुकानों से खरीदारी की। गौरतलब है कि हर साल लगने वाले मेले में अष्टमी और नवमी के मुख्य मेले के दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। बुधवार को नवमी के दिन मेले का समापन होगा। उधर हनुमानगढ़ सेवा समिति की ओर से मंदिर में पहले नवरात्र से लगाए जा रहे 8 दिवसीय भंडारे का समापन भी मंगलवार को अष्टमी के दिन हुआ। इससे पहले सुबह मीडिया कर्मियों व व्यापारी सुरेश गुप्ता ने सहपरिवार कंजक पूजन कर भंडारे की शुरुआत की। समिति अध्यक्ष रामकुमार मंगवाना ने बताया कि समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सेवा के लिए मेला स्थल पर विभिन्न व्यवस्थाओं का संचालन किया जा रहा है। समिति की ओर से मेला स्थल पर खोया पाया केंद्र, नियंत्रण कक्ष, पेयजल व्यवस्था, निःशुल्क चिकित्सा सेवा, जूता घर सहित अन्य व्यवस्थाएं संभाली जा रही हैं। खोया पाया केंद्र के माध्यम से करीब 25 बच्चों को उनके परिजनों से मिलाया गया है। दिव्यांग व बीमार श्रद्धालुओं को व्हील चेयर के जरिए माता के दर्शन करवाए जा रहे हैं। नवरात्र से चल रहे भंडारे में माँ भद्रकाली के चरणों में आज हनुमान सिंह जी गुड़ी और सुरेश जी गुप्ता ने माँ भद्रकाली जी के भोग लगाया। उसके बाद के अंदर कंजक पूजन, साथ के अंदर आज सभी अपने क्षेत्र के जो पत्रकार हैं, पुलिस हमारे बंधु हैं, उनके द्वारा आज संयुक्त रूप से कन्या पूजन किया गया और भंडारे का विधिवत रूप से आरंभ किया गया। लगातार 8 दिनों से हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भंडारे का संचालन जो किया और कल नवमी के दिन जो भंडारा स्थल है उसको महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया जाता है, उसको विश्राम गृह बना दिया जाएगा। हनुमानगढ़ सेवा समिति भारत क्लब की तरफ से पहले नवरात्रे से खोया पाया के अंदर जूता घर और पहले नवरात्र से भंडारे की उद्घाटन किया गया था और बाकी जो है पेयजल की व्यवस्था है और श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना आए। अच्छा, दिव्यांग आते हैं उनके लिए, बच्चों को या बुढ़ जो दिव्यांग है उनको व्हील चेयर पर जाकर माता जी के दर्शन करवाए जाते हैं। किसी तरीके की हमारे सब मेंबरों की यही सदस्य की इच्छा है भी किसी भी श्रद्धालु को यहाँ आने पर कोई दिक्कत महसूस ना। पल्लू थाना पुलिस ने गश्त के दौरान 15 किलो अवैध डोडा पोस्त सहित एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। आरोपी जोधपुर के डांगियावास थाना इलाके का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया है। जानकारी के अनुसार पल्लू पुलिस थाना प्रभारी एसआई बिशन सहाय के नेतृत्व में पुलिस टीम सोमवार देर शाम को थाना क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त करते हुए पुलिस टीम अर्जुनसर रोड स्थित अंबिका कॉलेज के नजदीक पहुंची तो एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध प्रतीत हुई। तलाशी के दौरान युवक के कब्जे से 15 किलोग्राम डोडा पोस्त मिला। पुलिस ने पोस्त बरामद कर मौके से बुद्धाराम पुत्र कालूराम बिश्नोई निवासी जिला जोधपुर ग्रामीण को गिरफ्तार कर लिया। उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार मुकदमे में आगामी अनुसंधान रावसर पुलिस थाना के एसआई इमीचंद करेंगे। पुलिस आरोपी से पोस्त की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रही है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।